छत्तीसगढ़ की भी 7 सीटें, यानी कि 7 सीटों के साथ ही पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा तीसरे चरण का। अब बात अगर रायपुर सीट की जाए तो ये सीट हो चुकी है हाई प्रोफाइल, क्योंकि यहां से है एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल और दूसरी तरफ से विकास उपाध्याय, एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ युवा चेहरा। समीकरण क्या है और जो प्रत्याशी मैदान में है उनके बारे में भी जरा जान लीजिए। उसके बाद फिर रायपुर से अनंत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले समीकरणों को समझने के लिए चलते हैं साक्षी के पास। साक्षी, ओवर टू यू। बिल्कुल जया, राजधानी रायपुर की अगर बात कर ले तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक तरफ अनुभवी चेहरा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से युवा चेहरा है, तो ये सीट बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है छत्तीसगढ़ की। और ड्रोन भी आ गया है, देखिए रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जो कि 8 बार के विधायक है, राज्य मंत्री भी रहे, और दूसरी तरफ कांग्रेस से विकास उपाध्याय युवा चेहरा है। कांग्रेस ने भरोसा जताया है, पूर्व विधायक है, एक बार फिर से मौका दिया है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर टक्कर देने वाला ये मुकाबला है। रायपुर का सियासी समीकरण भी आप देख लीजिए। इस सीट पर 20 सालों से बीजेपी का कब्जा है, लगातार 20 सालों से यहाँ पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने नया प्रयोग किया है। तो रायपुर की 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी का कब्जा है, ऐसे में एक सीट मात्र कांग्रेस के पास है, इसीलिए ये बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है समीकरण। कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है और यही वजह है कि एड़ी चोटी का जोर इस सीट पर कांग्रेस ने लगाया है। इस सीट पर सेंधमारी करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, हालांकि ये नया प्रयोग किया है और इसे बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है। एक तरफ अनुभवी चेहरा जो कि 8 बार के विधायक रहे, और ये देखिए रायपुर में कुल विधानसभा सीटों की अगर बात कर ली जाए तो 9 सीटें हैं, बीजेपी के पास 8 है, कांग्रेस के पास मात्र 1 है, अन्य के खाते में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अन्य का कोई खाता नहीं खुला है। तो ये रायपुर सीट का समीकरण आपने देखा ड्रोन से, और जया ये था राजधानी रायपुर सीट का समीकरण निश्चित तौर पर। और चलिए रायपुर सीट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रत्याशी जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, कितना उन पर दबाव है सीट को जीतने के लिए, जो एक समय कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 96 के बाद से लगातार बीजेपी यहाँ से जीत रही है और यहाँ से रमेश बैस सबसे ज्यादा बार सांसद रहे हैं। सुनील सोनी का पिछली बार टिकट काटकर इस बार बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो क्या समीकरण, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अनंत शर्मा हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, अगर रायपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो हाई प्रोफाइल सीट है, और अगर इसमें इस बार के प्रत्याशियों की बात की जाए तो वो और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल जो है मैदान में उतारे गए हैं, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो विकास उपाध्याय युवा चेहरा को जो है कांग्रेस ने मौका दिया है। साफ तौर पर अगर समीकरण को समझा जाए तो 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस रायपुर लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं जीत हासिल कर रही है, और इस बार का लेकिन अगर समीकरण देखा जाए तो देखिए सांसद जो पिछले अभी है वो सांसद सुनील सोनी है, लेकिन उनका चेहरा हटाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता जिन्हें अजय विधायक कहा जाता है रायपुर में, उन्हें इस बार मौका दिया गया। तो इसका क्या कारण था, ये एक वजह थी। और जब बृजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आया जब लोकसभा चुनाव के लिए, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में खेमे में एक तरफ से जीत की जो खुशबू थी वो कहीं ना कहीं आने लग गई थी। कहा इस बार यह भी जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और खुद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा कि प्रचंड बहुमतों से करीबन 8 लाख से अधिक मार्जिन से जो है ये चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने इस बार ब्राह्मण चेहरे विकास उपाध्याय पर जो है दांव खेला है, युवा चेहरे हैं। खैर विधानसभा की अगर बात करें तो विधायकी चुनाव तो वो हार चुके हैं, लेकिन दावा जो है वो युवा चेहरे पर इस बार कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। और देखिए जब विकास उपाध्याय लोगों के बीच जाते हैं तो युवा शक्ति को लेकर जाते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते तो नजर आते हैं। लेकिन देखना होगा कि ये जो बीजेपी का गढ़ है, देख क्या पा रहे हैं यहाँ मुकाबला हार या जीत का है या लीड लेने का है, क्योंकि एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल जिन्हें आप अजय विधायक कह रहे हैं, दूसरी तरफ विकास उपाध्याय वही है जिन्होंने राजेश मूणत को हराया था। हालांकि 2023 का चुनाव वो खुद जरूर यहां से हार गए थे। तो यहां पर किस प्रत्याशी पर या ये कहे कि किस राजनीतिक दल पर ज्यादा प्रेशर इस वक्त दिखाई दे रहा है? क्या बीजेपी अपना गढ़ बचाने की उसके सामने चुनौती है, या ये कहें कि कांग्रेस के सामने ज्यादा चुनौती है क्योंकि उनके सामने बड़ा दिग्गज चेहरा है?
बिल्कुल साफ तौर पर अगर रायपुर लोकसभा सीट को समझा जाए तो अगर पुराने प्रत्याशी की बात करते हैं, पुराने उम्मीदवार जो जीत चुके थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में माहौल जो था वो रायपुर लोकसभा में नहीं था। इसलिए जो है बृजमोहन अग्रवाल को इस बार चुनाव में उतारा गया और अब की स्थिति यह है कि अब लीड की बात हो रही है कि कितने मार्जिन से रायपुर लोकसभा को जीता जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं पर भी रायपुर लोकसभा की अगर बात करें तो नजर नहीं आ रही है। भले प्रचार किए जा रहे हैं, अब देखिए तो प्रचार थम भी चुके हैं, जितने नेताओं का आना था, दौरा था, वो भी हो चुका है। लेकिन रायपुर लोकसभा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हक में जो है ये लोकसभा जाती अभी फिलहाल नजर आ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात ये अहम यह है कि बृजमोहन अग्रवाल जब चुनाव में इस बार उतरे हैं लोकसभा चुनाव में, तो उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में यही खबरें थी कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल का नाम क्यों तय किया गया रायपुर लोकसभा के लिए, जबकि वो विधायकी जीत चुके थे, मंत्री हैं, अभी अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री के पद पर वो हैं, उसके बावजूद बृजमोहन अग्रवाल का नाम क्यों लाया गया? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल है तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उस नाम पर काफी भरोसा है। और अगर देखा जाए तो खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बृजमोहन अग्रवाल को आप जिताइए और उसके बाद उन्हें दिल्ली जब वो आएंगे तब वो मेरे साथ काम करते नजर आएंगे और रायपुर के हक में जो भी निर्णय लिए हैं वो लिए जाएंगे। तो साफ तौर पर यहाँ अगर देखा जाए तो गारंटी उस पर तो कार्यकर्ताओं को भरोसा है ही, लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगर बृजमोहन अग्रवाल मैदान में है तो इसका मतलब यह है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। बिल्कुल निश्चित, और कोई ना कोई कारण रहते हैं, क्योंकि देखिए विधानसभा से फिर लोकसभा साधी जाती है, लोकसभा से फिर विधानसभा साधी जाती है और इस तरह से राजनीतिक गणित जो है पार्टियां बिठाने की कोशिश करती रहती है। और जैसे कि कहा कि यहां पर तो बीजेपी का गढ़ है ही है। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो देखिए बिलासपुर भी बीजेपी का गढ़ रहा है। अभी तक तीन जो लोकसभा चुनाव पिछले हम अगर बात करें 2009, 14 और 19 की, तो वो बीजेपी के ही रहे। और किस तरह का समीकरण इस बार है, तोखन साहू वर्सेस अगर हम बात करें तो देवेंद्र यादव कांग्रेस से उम्मीदवार है, किस तरह का समीकरण रहने वाला, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी जुड़ी हुई है। ओटीओ साक्षी। बिल्कुल ललित, अगर हम बिलासपुर की बात कर लें तो बिलासपुर के समीकरण की जानने के लिए इतना आसान तो नहीं है, ड्रोन की जरूरत होगी और ड्रोन भी हमारा आने वाला है, आ चुका है। देखिए बीजेपी से तोखन साहू यहाँ पर उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव। अगर दोनों ही चेहरों को देख ले तो तोखन साहू समाज का चेहरा है और बीजेपी लगातार यहां से साहू समाज का चेहरा ही उतारती है और बीजेपी ने फिर एक बार ऐसा ही किया। साहू क्योंकि यहां पर वोटर्स ज्यादा हैं इसीलिए ये प्रयोग किया। तो ये सीट 26 सालों से बीजेपी के पाले में आ रही है। तो 26 सालों से कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए यहां पर जनता तैयार नहीं है, लगातार कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी बना रही है। ये वो मुद्दे हैं जो कि बिलासपुर में हावी हैं। कांग्रेस के लिए इस तरह से चुनौती है कि कांग्रेस मानो उल्टे कदम पहाड़ चढ़ने से जैसा कम नहीं है, अगर ये कहें तो। कांग्रेस के देवेंद्र यादव की अगर हम बात कर लें तो देखिए दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर भी दिख रही है, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है कांग्रेस की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी। हालांकि 28 सालों से बीजेपी जीतती आ रही है, इसीलिए कांग्रेस के लिए ज्यादा चुनौती है। बिलासपुर में कुल विधानसभा सीटें 8 है, बीजेपी के पास 6 है और कांग्रेस के पास 2 है। अन्य का यहाँ पर कोई भी खाता नहीं खुला है। तो ये थी बिलासपुर की जानकारी, बिलासपुर के समीकरण। ललित बिल्कुल निश्चित ही साक्षी, और हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बिलासपुर में बीजेपी का गढ़ है। 6 विधानसभा देखिए आप बिलासपुर में बीजेपी ने जीती हैं, 2 जो है केवल कांग्रेस के खाते में रहे। लेकिन अगर पिछली बार की हम बात करें, देखिए बहुत दिलचस्प रहा यहाँ से जूदेव, दिलीप सिंह जूदेव, जिनका नाम बहुत जाना जाता था, सनातन धर्म के बहुत प्रखर जो है वो प्रवक्ता रहे हैं समझे। उसके बाद फिर लखनलाल साहू और अरुण साहू जो कि अब डिप्टी सीएम है, वो भी यहाँ पर सांसद रहे हैं। इस बार जो है तोखन साहू को यहाँ पर मैदान में उतारा और उनके खिलाफ देवेंद्र यादव कांग्रेस से है, तो साहू भी है और यादव समाज, ये जो है वर्चस्व वाली सीट है। तो देखते हैं कि इस तरह के समीकरण कैसे होने वाले हैं। बिलासपुर से अमन पांडे हमारे साथ जुड़ गए। और हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त ललित जुड़े हुए हैं। सागर से मनीष तिवारी, बिलासपुर से अमन पांडे आपको नजर आ रहे हैं, दुर्ग से रॉबिन ठाकुर हमारे साथ नजर आ रहे हैं। और तो तमाम जो है हमारे सहयोगी उन तक एक एक करके हम पहुंचेंगे और वहां के राजनीतिक सीट के हालात जानने की कोशिश करेंगे। बिलासपुर का सबसे पहले रुख, और अमन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी सतह पर आपको मिल रही है? प्रचार का शोर तो आज थम जाएगा, लेकिन आप जगह जगह गए होंगे। किस तरह की स्थितियां, राजनीतिक समीकरण, साहू वर्सेस यादव, और चूंकि गढ़ है बीजेपी का, विधानसभा में भी बीजेपी ज्यादा सीटें लाई हैं, किस तरह के समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं?
जी देखिए, अभी जो बिलासपुर लोकसभा पर जो पूरी स्थिति है उसमें अभी तक की स्थिति में ये देखा जाता था कि पिछले 6 लोकसभा चुनाव से ये भाजपा का गढ़ बनी हुई है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त में नजर तो आ रही है, लेकिन देवेंद्र यादव जो भिलाई से विधायक हैं उन्हें यहाँ से मौका दिया गया और उन्होंने आकर यहाँ पर कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी कर दी है। शुरुआत में उन्हें तमाम तरह के जो आरोप हैं उनका सामना करना पड़ा कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, उनका बिलासपुर से कोई लेना देना नहीं है, बिलासपुर से वो उनका कोई नाता नहीं है। लेकिन बहुत ही कम समय में अपने क्योंकि वो युवा प्रत्याशी हैं और NSUI और युवा कांग्रेस में उनकी अच्छी पकड़ है, तो अपने युवा कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्होंने बिलासपुर लोकसभा सीट में एक बहुत ज़बरदस्त पकड़ बना ली है। और शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। वहीं अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले 3 चुनावों से लगातार लोरमी क्षेत्र से साहू प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा रहा था, जिसके जवाब में पहली बार कांग्रेस ने इस बार यादव प्रत्याशी यानी कि OBC प्रत्याशी को मैदान पर उतारा। तो इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिलासपुर सीट पर मुकाबला OBC प्रत्याशी वर्सेस OBC प्रत्याशी है। तो उसमें भी जो देवेंद्र यादव है उन्हें भी शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया कि बाहरी प्रत्याशी होने का जो नुकसान है वो उठाना पड़ सकता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यादव समाज को बहुत अच्छी तरह से अपने साथ साध लिया। हालांकि तमाम विरोधों का सामना उन्हें करना पड़ा। उनके खिलाफ एक कांग्रेस नेता जो है आमरण अनशन पर बैठे विष्णु यादव ने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद देवेंद्र यादव ने माहौल काफ़ी अच्छा बना लिया है। हालांकि ये माहौल वोट में बदलता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर पूरे राजनीतिक समीकरण में अगर बाकी पार्टियों की बात करें तो बिलासपुर जिले में बाकी पार्टियों में मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का थोड़ा वर्चस्व है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में जो लड़ाई है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बिल्कुल। और अमन देखिए, दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी के तोखन साहू, देवेंद्र यादव कांग्रेस से दोनों एक बार विधायक रहे हैं। अगर हम देवेंद्र यादव की बात करें तो उन्होंने तो 2018 में मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को भी हराया था। अब ऐसे में देखिए विरोध तो दोनों दलों की ओर से हो रहा है। अगर हम बात करें देवेंद्र यादव की तो उनके खिलाफ एक नेता, स्थानीय नेता जो कि अनशन पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ बात अगर तोखन साहू की करें तो बिलासपुर लोकल से प्रत्याशी बीजेपी ने नहीं उतारा। क्या इसे लेकर भी कोई सुर आपको जमीन पर सुनाई दिए? और ये भी जरा बताइए कि यहाँ पर मोदी की गारंटी, राम मंदिर का मुद्दा और इसके साथ ही हिंदुत्व, इसकी भी कोई झलक दिखाई देती है क्या जमीन पर? उसकी वजह एक और है, वो कि दिलीप सिंह जूदेव यहाँ से थे। अमन, इस बात को भी आप बताइएगा, क्योंकि दिलीप सिंह जूदेव जो है हिंदुत्व और इस विचारधारा के बहुत प्रबल समर्थक ये माने जाते थे, तो उस बात को लेकर क्या आज भी वो जारी है वो सब चीजें? जी बिल्कुल, बिलासपुर जो सीट है वहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिलासपुर क्षेत्र में हिंदू जो है वो बहुतायत में है और उनके ही पक्ष में जो लोग रहते हैं उनको अमूमन यहाँ पर जो है लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे में हिंदुत्व का मुद्दा तो निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा पूरा जो प्रचार का जो कैंपेन था जिसमें स्वयं तोखन साहू जो है वो जनता के बीच जाते थे, मीडिया से बातचीत की, हमने उनसे खास बातचीत की। हर बातचीत में उन्होंने मोदी की गारंटी को ही फोकस पर रखा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि प्रत्याशी के तौर पर वो क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी जो है वो फोकस पर रही है भाजपा के, तो वो भी चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच जब जाते थे तो मोदी की गारंटी की बात करते थे। जितने भी पोस्टर बैनर लगाए गए उसमें मोदी की गारंटी की बात की गई। छत्तीसगढ़ी में मोदी की गारंटी गिनाई गई है। किसी भी तरह से प्रत्याशी को प्रमोट नहीं किया गया पोस्टर्स के माध्यम से। वहीं अगर देवेंद्र यादव की बात करें तो वो सारे पोस्टर में उन्हीं का चेहरा सबसे बड़ा नजर आता है और बदलाव की बात वो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम जनता के बीच जाते थे तो लोग वह कहते थे कि क्योंकि राम को वो लेकर आए हैं तो हमें भाजपा को जिताना है। तो मोदी के चेहरे को देखकर वोट देने वाली जो बात है वो भी बिलासपुर सीट पर काफी महत्वपूर्ण है। और जो हिंदुत्व की बात अभी हम कह रहे थे, तो बिलासपुर सीट में अभी तक कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि हिंदू, मुस्लिम या किसी भी अन्य समुदाय के बीच कोई विवाद जैसी स्थिति हो। लेकिन जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो हमेशा इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण रहा है और पहले भी हिंदुत्व के मुद्दे पर लोग वोट देते यहाँ आए हैं और इस बार भी हिंदुत्व के मुद्दे को हावी रखकर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार किया गया। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ जो स्टार प्रचारक हैं, जो प्रो हिंदू जो नेता माने जाते हैं, उनका दौरा भी बिलासपुर सीट पर किया गया। बिलासपुर सीट के बेलतरा में वो शहर से लगे हुए इंडोर स्टेडियम में वो पहुंचे। हजारों की संख्या में उनके समर्थक आए। बुलडोजर रैली निकाली गई बिलासपुर में उनके स्वागत में। 30 से ज्यादा बुलडोजरों से उनका स्वागत किया गया पुष्प बरसाकर। तो कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी नेता की जो यहाँ पर एक लड़ाई दिखाई दे रही है अनंत, अमन, क्या वो वाकई में
इतना जोर दिखा पाएगी? क्या जनता के मन में, मतदाताओं के मन में भी वही सब है जिसे उठाने की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है, या आम जनता जो है बिलासपुर की वो स्थानीय मुद्दे या मोदी की गारंटी या प्रधानमंत्री का चेहरा या फिर राम मंदिर के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे? ये हमें परसों यानी कि 7 मई को पता चलेगा और नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। फिलहाल